बच्चात औरत शर्म नहीं आती, तुझे मुझे मना करते हुए तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की। हर रात यही नखरे करती है, हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा करके दी, उस पर छूने नहीं देगी, अपने को सती सावित्री बनती है। नशे में धुत रामू उजूल फुजूल बकते हुए नेहा को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ गया। नेहा की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए, यदि सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूंगा। नशे में चूर रामू को एहसास ही नहीं था कि उसने नेहा की गर्दन को कसकर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती नेहा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, अतः उसने खुद को छुड़ाने के लिए रामू की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए रामू एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही नेहा पलंग से उतरकर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान, मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। रामू जब तक अपने आप को संभालता, नेहा ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार नेहा ने कोई प्रतिक्रिया दी, मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही बिटिया के लिए। फिर क्या करे क्या नहीं की मनोस्थिति से उभरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं ही होगा। नेहा ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे रुपये निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो घर जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे कभी अपना हो ही नहीं पाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबा सड़क उसे ठंड से ज्यादा डर से खपा दिया, पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके आह को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। यही सोचते हुए नेहा ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए कैसे जाए सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी गुड़िया उसके गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वो तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वो मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वे उसकी मदद करें, पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो एक बार कोशिश करके देखती हूँ। उसके मन ही मन सोचा, आसपास कोई बूथ ना देखे। नेहा थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहां से फोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर नेहा ने आश्वासन होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए, पर किसी ने फोन नहीं करने दिया या मैंक जी ने फोन नहीं उठाया तो रात भी तो कितनी हो गई है। ये सब सोचते हुए नेहा ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए नेहा ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर नेहा को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि
कोई मरीज है। अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक जरूरी फोन करना है, नेहा ने विनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसीज गया, अतः उसने फोन आगे कर दिया। गुड़िया को वहीं सोफे पर लेटाकर नेहा ने मयंक जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। नेहा का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया है। अब कैसे वो बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को। उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के सोच नेहा के मन में चलते रहे। निराश होकर वो फोन रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, हेलो। नेहा सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं। तभी फिर हेलो की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी, तो उसने धीरे से कहा, मैं नेहा। तुमने इतनी रात को फोन किया और वो भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? गुड़िया कैसी है? रामू जी कहाँ है? केरो सयाल, मयंक ने एक ही सांस में पूछ डाला। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं इंतजार करो, कहकर मयंक ने फोन रख दिया। नेहा ने फोन रखकर नर्स से फोन के भुगतान के लिए पूछा, तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाएं, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हुई हैं। इसी बीच मयंक अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। नेहा ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया, तो मयंक ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से मयंक को बताया कि किसी ने नेहा के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। कार के रुकते ही नेहा ने गुड़िया को निकालना चाहा, पर मयंक ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाजा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लेटाकर रजाई से ढक दिया। नेहा ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी नेहा सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वो उनके बिस्तर पर। इतनी रात हो गई, वो उनसे कोई तर्क भी नहीं कहना चाहती थी, इसलिए चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने दबोच लिया। एक दिन की बात है, दोनों खाना खाते खाते मयंक ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सब कपाई नेहा खामोश बैठी रही। अपने हाथ से नेहा के मुंह में पुलाव डालते हुए मयंक ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगा, पर अब उस नर्क से निकलो। मयंक जानते थे नेहा का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वो कब की इस नर्क से निकल गई होती। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से मयंक ने रामू के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से रामू ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। मयंक के सीने पर सिर रखकर रोती नेहा का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्टर के दफ्तर में शादी कर ली। ऐसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।